श्री शक्ति क्लासेज में आज है वो हम पढ़ेंगे जो हमारे परमाणु मॉडल दिया था जो नील्स बोर ने थे उसका हम अध्ययन करेंगे। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम रदरफोर्ड, थॉमसन और डाल्टन के द्वारा जो हमारे परमाणु सिद्धांत और परमाणु मॉडल दिए गए थे उनका हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम अध्ययन करेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल या नाभिकीय मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसा बताया नहीं था, रदरफोर्ड ने तो मॉडल दिया था। यहाँ पर आप नाभिकीय सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत भी बोल सकते हो, ठीक है। मॉडल की जगह आप लिख लो परमाणु सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांतों के बारे में बताया था कि सिद्धांत क्या क्या होते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो नील्स बोर ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था या फिर नाभिकीय जो मॉडल दिया था वो दिया था केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए। मतलब नील्स बोर का जो परमाणु सिद्धांत है वो केवल उन्हीं के लिए लागू होता है जिनमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो नील्स बोर ने हाइड्रोजन को लेकर ही है वो क्या किया है, ये पूरे मतलब जितने भी ये सारे अध्ययन किए हैं। तो नील्स बोर ने देखो क्या किया, हाइड्रोजन को लेकर वो सारे अध्ययन किए। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या क्या बताया वो बातें देख लेते हैं। इनका पहला अभिग्रहित पहला अभिग्रहित था कि परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है जिसमें संपूर्ण धनावेश, अर्थात धनावेश किसको बोलेंगे हम, प्रोटॉन को बोलेंगे। तो अर्थात प्रोटॉन, जिसमें संपूर्ण धनावेश अर्थात प्रोटॉन स्थित होता है। तो ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बता दी थी हमारे को। ये क्या बताया था रदरफोर्ड ने अपने स्वर्ण पत्र प्रयोग में हमारे को क्या बताया कि जो परमाणु का जो अधिकांश है भाग है वो क्या होता है, खोखला होता है, और परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है वो एक केंद्र में स्थित होता है जिसको हम कहते हैं नाभिक, ठीक है। और नाभिक के बारे में हमारे को वहां पर बता दी कि त्रिज्या कितनी होती है, वो सारी बातें। तो फिर वहां पर रदरफोर्ड की जो एक मेन कमी थी कि वो इलेक्ट्रॉन के जो स्थायित्व है उसकी व्याख्या नहीं कर सका। साथ में वो रैखिक स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है रैखिक स्पेक्ट्रम, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जो भी नील्स बोर उन्होंने दिया था यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन की व्याख्या कौन नहीं कर सके, जो रदरफोर्ड थे वो व्याख्या नहीं कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर नील्स बोर क्या करेगा, रदरफोर्ड है जो मतलब जो कमी थी उनको क्या करेगा, पूरी करेगा। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट तो जो हमारे को अभिग्रहित दिए थे रदरफोर्ड नील्स बोर ने वो सारे हम पढ़ेंगे। तो परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है जिसमें संपूर्ण धनावेश अर्थात प्रोटॉन क्या होता है, स्थित होता है। दूसरा जो पॉइंट दिया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों में गति करते हैं। इन पथों को कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो हमने देखा कि क्या है, परमाणु होता है इस प्रकार से। तो परमाणु का ये क्या हो गया, आपका नाभिक हो गया। इस नाभिक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, निश्चित पथों में गति करेंगे और नाभिक के क्या लगाएंगे, चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो ये परमाणु होगा तो परमाणु की क्या होगी, ये कुछ निश्चित पथ हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करेगा, इस प्रकार से गति करेगा, ठीक है। तो निश्चित पथों में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो ये जो निश्चित पथ है नाभिक के बाहर, ये जो निश्चित पथ बना रखे हैं हमने, ये 1 2 3 जितने भी ये निश्चित पथ है इनको हम क्या कहते हैं, कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इनमें तीनों में से कोई सा भी नाम ले सकते हो। अभी ये भाई ये कक्षा हो गई, ये कोश हो गई, या फिर ये हो गया ऊर्जा स्तर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात मतलब नील्स बोर ने बता दी थी। अब यहाँ पर देखो जो ये कक्षा, कोश, ऊर्जा स्तर है इनका भी नाम दिया गया। तो इन कक्षाओं का KLMN, इससे आगे चलते जाएंगे LMNOP, ठीक है, या N बराबर 1
2 3 4 5 ऐसे करते करते आगे जाएंगे। नाम दिया गया, नाम दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो कक्षाएं थी या फिर ये उपकोष कोष थे या फिर ऊर्जा स्तर है, इनको नाम क्या दिया गया, KLMNO, या फिर इनको नाम दिया गया n बराबर 1 n बराबर 1, मतलब n बराबर 1वीं कक्षा, n बराबर 2वीं कक्षा। तो ये इस प्रकार से कैसे, जो यहाँ पर ये नाभिक है, नाभिक के बाद में जो पहली जो कक्षा होगी या कोष होगा, ये नाभिक है, नाभिक के बाद में ये जो पहली कक्षा होगी इसको बोलेंगे n बराबर 1, या फिर इसको बोलेंगे क्या, k बोलेंगे। दोनों में से कुछ बोल सकते हैं कि n बराबर 1 या फिर k बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी कक्षा है उसको बोलेंगे n बराबर 2, या फिर बोल सकते हैं उसको l। ठीक है, देखो l आ गया। फिर तीसरी कक्षा है तो उसको या तो बोलेंगे n बराबर 3, या फिर क्या बोलेंगे उसको KLM। ठीक है, और इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे, मतलब चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा, जितनी कक्षा है वो मतलब यहाँ पर आगे हमें लिख सकते हैं जितनी हमारे को आवश्यकता है। और इनके नाम भी दे दिए गए, क्या दे दिए गए, KLMNO, ये इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये तो हो गए हमारे भाई कक्षाओं के नाम, क्या हो गए, KLMNO ये हो गया, या n बराबर 1 2 3 ये हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर n बराबर 0 नहीं आएगा। ठीक है, n बराबर 1 से यहाँ पर क्या होगा, शुरू होगा। अब आगे देखो, जो चौथा विकल्प है वो क्या है, ये तो हमें पता है कि भाई के, जैसे आपको बोल दी कि मतलब कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है, किसी भी कक्षा में, यहाँ पर याद रख सकते हो, कक्षा में अधिकतम कक्षा कोष या ऊर्जा स्तर, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कि किस सूत्र से भरे जाएंगे, 2n स्क्वायर के सूत्र से भरे जाएंगे। किस सूत्र से, 2n स्क्वायर के सूत्र से भरे जाएंगे। अब मान लो आपको बोल दिया कि n बराबर 3, मतलब तीसरी कक्षा के लिए आपको या तीसरे कोर्स के लिए आपको क्या बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अधिकतम। तो तीसरे कोर्स के लिए आपको क्या लिखना होगा, n बराबर 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू n की जगह 3 देखो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 कितना हो गया, 18। इसका मतलब तीसरी जो कक्षा है उसके अंदर हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इनके बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जो नाम दिए हैं कक्षा कोष या ऊर्जा स्तर के, उनके नाम क्या है, KLM, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे नाम दिए गए। अब देखो चौथा विकल्प क्या है कि ये जो कक्षाएं होती है, इन सब कक्षाओं के पास में ऊर्जा होती है, तभी तो इनको क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। तभी तो इनको क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा स्तर होता है तो किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी ऊर्जा कम होगी। मान लो यहाँ पर देखो हुआ क्या है, ये नाभिक होता है, यहाँ पर नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, इस प्रकार से गति करते रहते हैं, गति करते हैं ना, गति करते हैं ना। तो कोई भी आवेशित कण हो, कोई भी आवेशित कण हो, वो अगर गति करेगा तो वहां पर ऊर्जा होगी, वहां पर क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर गति कर रहा है, इसका मतलब इसके पास में भी क्या होगी, ऊर्जा होगी। यहाँ पर देखो एग्जांपल के लिए समझो, जैसे आपके जो घरों के अंदर लाइट आती है, तो घरों के अंदर लाइट आती है तो वहां पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, इसी वजह से विद्युत ऊर्जा आती है। ठीक है, और उसी वजह से विद्युत ऊर्जा आने की वजह से आपके जो उपकरण चलते हैं, मतलब पीछे से विद्युत ऊर्जा आई, किसकी वजह से आई, इलेक्ट्रॉन की गति करने की वजह से आई। तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, अगर आप बल्ब जलाओगे तो वो विद्युत ऊर्जा आपकी चेंज हो जाएगी किसमें, प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और कुछ बात उष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। अब अलग अलग है, जैसे कुछ आप मोटर चला रहे हो तो वहां पर वो विद्युत ऊर्जा किसमें मतलब बदल जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ये ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो क्या करेगा, उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होगी, सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होगी भाई, ज्यादा लंबा चलेगा इस प्रकार से तो ज्यादा ऊर्जा मतलब क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो ये जो सबसे बाहर वाली कक्षा होगी, अगर इसी की बात करें इन तीनों में से, तो सबसे बाहर वाली जो कक्षा होगी उसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। भैया ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा घूमना है, तो किसी के पास में अगर मान लो ज्यादा दौड़ना है तो उसके पास में ऊर्जा भी तो क्या होनी चाहिए,
ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी वो क्या करेगा, पूरा एक राउंड है वो उसको आसानी से कर पाएगा। ठीक है, किसी को 100 मीटर दौड़ना है और किसी को 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो ऊर्जा किसको अधिक आवश्यकता होगी, जिसको 1 किलोमीटर दौड़ना है उसी को ऊर्जा की क्या होगी, अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि उसको ज्यादा दौड़ना है। और जिसको 100 मीटर दौड़ना है उसको ऊर्जा की क्या होगी, कम आवश्यकता होगी। इसका मतलब जो n बराबर 1 वाली कक्षा होगी या k कक्षा होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी कम होगी। इलेक्ट्रॉन को दौड़ना ज्यादा है कम दौड़ना है, इन बाकी की अपेक्षा कम दौड़ना है ना। इसका मतलब k कक्षा की जो ऊर्जा है, अब क्योंकि k से कोई छोटी है ही नहीं, इसका मतलब k कक्षा की जो ऊर्जा है वो सबसे क्या होती है, कम होती है। या n बराबर 1 वाली जो कक्षा है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। फिर आप जैसे जैसे इनका आगे बढ़ते जाओगे तो कक्षाओं की जो ऊर्जा है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती है या फिर कम क्यों होती है उसका कारण आपको समझ में आ गया होगा। भाई ज्यादा लंबी दूरी है तो दौड़ने के लिए ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब जो सबसे बाहर वाली कक्षा होगी, ठीक है, उसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिक होगी। और सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, कक्षा है उसकी होगी। तो ये इंपोर्टेंट यहाँ पर बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। के कक्षा की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। उसके बाद ऊर्जा बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा बढ़ने का मतलब फिर के बराबर के से ज्यादा होगी ऊर्जा एल की, एल से ज्यादा होगी ऊर्जा एम की होगी। ठीक है, अगर क्रम बोल दे आपको कि आपको ऊर्जा का क्रम लिखना है, ठीक है, आपको दे दिया, आपको 4 ये दे दी के एल एम, ठीक है, तो आपको बोल दिया कि यहाँ पर आप इनको लिखो, मतलब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कोषों को लिखो कि कोषों की ऊर्जा बढ़ रही है, कौन से कोष की ऊर्जा सबसे अधिक है। तो आपको ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम पूछा, अगर ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, एक होता है ऊर्जा का घटता हुआ क्रम। तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम और ऊर्जा का घटता हुआ क्रम, ये आप कैसे लिखोगे, देखो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ने का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं, हमारे को बढ़ना है आगे। ठीक है, आगे बढ़ना है हमारे को। और घटने का मतलब क्या करना है, हमारे को धीरे धीरे घटना है। घटने का मतलब धीरे धीरे क्या करना है, घटना है हमारे को। अब देखो लिखेंगे कैसे, हमें सबसे बढ़ता मतलब ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। बढ़ता हुआ क्रम मतलब जो हमारा लास्ट में आएगा वो क्या होना चाहिए, सबसे अधिक होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम होगा ना। तो इसका मतलब जो आपका जब भी आप बढ़ता हुआ क्रम लिखो तो आप सबसे पहले किसको लिखोगे, सबसे छोटे को लिखोगे। सबसे पहले किसको लिखोगे, सबसे छोटे को लिखोगे, तभी तो क्या होगा, आपका बढ़ता हुआ क्रम होगा ना, तभी बढ़ता हुआ क्रम होगा। जैसे आप मान लो आप प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, और प्रार्थना के समय आप क्या करते हो, छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आगे रहते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे रहते हैं। तो ये क्या हुआ, एक बढ़ता हुआ क्रम होता है ना, इस प्रकार से। तो ये आपको जब भी बढ़ता हुआ क्रम लिखना हो तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जो सबसे छोटा है उसको आगे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, तो आपको सबसे कम ऊर्जा किसकी है वो लिखो पहले। सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, बिल्कुल आंख बंद करके, सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, के की होगी। ठीक है, हमें कारण बताया कि क्यों होती है, क्योंकि भाई उसको कम घूमना है तो उसको ऊर्जा की भी क्या होगी, कम आवश्यकता होगी। या अलग तरीके से भाई इसको ये कम क्षेत्र मतलब कम पथ में घूमेगा, इसलिए उसकी पास में ऊर्जा कम होगी। ठीक है, जो भी है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई के किस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ पर सबसे कम किसकी है, के की है, उसके बाद में एल की है, फिर सबसे अधिक किसकी होगी, एम की होगी। ठीक है, इतना लग दिया। अब हम यहाँ पर चिन्ह कैसे लगाए, जो मतलब आपके ग्रेटर देन, जब भी ये बढ़ता हुआ क्रम तो आपको ग्रेटर देन लेस देन ये लगाना होता है। ठीक है, तो ये जो चिन्ह होता है ना, ये होता है आपका ग्रेटर देन जिसकी तरफ, या ऐसी इसको याद रखो कि जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा ना, इसका ये वाला भाग वो बड़ा होगा इसकी अपेक्षा। जैसे मान लो अगर मैं ये लिखूं 2 1, तो यहाँ पर जो क्या है 2 है वो क्या है 1 से बड़ा है, 2 क्या है 1 से बड़ा है। कैसे पता चला है, वैसे तो बोल सकता हूं मैं यहाँ पर क्या हमें पता है 2 से 1 बड़ा, फिर भी यहाँ पर इसके आधार पर कैसे कि 2 की तरफ मुंह खुला है इसलिए ये 2 बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता यहाँ पर ये, तब ये क्या होता कि 1 बड़ा है 2 से। अब मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ कि 1 बड़ा है 2 से, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, इस चिन्ह को मैं ऐसे घुमा दूं। अभी भी हमारे को क्या रखना है, 1 को बड़ा रखना है, तो 1 को बड़ा रखना है तो इस साइड लिखूंगा, इस साइड लिखूं। तो 1 को बड़ा रखने के लिए जिस तरफ मुंह खुला है उस साइड में लिखूंगा, तो मैं इस साइड में लिखूंगा ताकि 1 क्या रहे, बड़ा रहे। तो यहाँ पर आपके पास में बड़ा, सबसे बड़ा कौन है आपका, सबसे बड़ा है आपका एम। तो यहाँ पर आपका जो मुंह है वो किसकी तरफ खुला रहना चाहिए, इसका इस तरह खुला रहना चाहिए, लेना चाहिए यहाँ पर।
फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब जब यहां से हम पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे m ग्रेटर देन l, l ग्रेटर देन k। लेकिन यहां से पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि k लेस देन, भाई k लेस देन मतलब k कम है, k कम है, किससे कम है, l से कम है, k लेस देन l, l लेस देन m। ये क्या हो गया आपका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अब आपको ऊर्जा का घटता हुआ क्रम लिखना है, तो ऊर्जा का घटता हुआ क्रम लिखना है, तो घटता हुआ क्रम लिखने का मतलब सबसे पहले किसको रखना पड़ेगा, बड़े वाले को रखना पड़ेगा ना, तभी तो क्या रहेगा, इस प्रकार से घटता हुआ क्रम होगा। तो सबसे पहले जो बड़ा है उसको लिखो, बड़ा सबसे पहले कौन है, m है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपका l है, और उसके बाद में क्या है, k है। तो सबसे बड़ा आपका m हो गया, और फिर ये देखो सबसे कम क्या हो गया, k। तो सबसे घटता हुआ क्रम पूछे तो सबसे लास्ट में आपका घटता हुआ आना चाहिए यहाँ पर। अब इसमें आप चिन्ह कैसे लगाओगे, तो मान लो आपने कुछ गलती कर दी, मान लो कुछ कैसे भी लगा दे, चिन्ह तो दोनों ऐसे नहीं ऐसे लगा दे, लेकिन लगाने तो एक साइड में ही है, ठीक है। मान लो आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि m ये जब भी इस प्रकार से आएगी, यहां से शुरू करो और आपका यहां से मुंह खुला ना हो, तब इसका मतलब ये लेस देन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लेस देन। तो यहां से पढ़ना शुरू करोगे तो m लेस देन l, ये बात आते ही गलत हो गई है, क्योंकि m यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि m कम है किससे, l से, लेकिन ऐसा थोड़ी है, m की ऊर्जा तो सबसे क्या अधिक है ना यहाँ पर इनकी अपेक्षा। इसका मतलब m लेस देन l, इसका मतलब ये बात क्या आपकी गलत है। इसका मतलब आपको जो चिन्ह है वो किस प्रकार से लगाना पड़ेगा, इस प्रकार से लगाना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, सही होगा। अब आप क्या बोल सकते हो, देखो m, अब लेस देन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर इस साइड में मुंह खुला है, तो m ग्रेटर देन l, l ग्रेटर देन k, ठीक है। m बड़ा है l से और l बड़ा है किससे, k से, इसका मतलब k क्या है, सबसे छोटा। अब यहां से पढ़ेंगे तो k लेस देन l, l लेस देन m, ये वाली बात सीधी हो रही है ना यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम या ऊर्जा का घटता हुआ क्रम। अगर आपको एक परमाणु दे दिया और उसके अंदर आपको कक्षाएं दे दी और उसमें पूछ लिया किसकी ऊर्जा होगी ज्यादा और किसकी ऊर्जा होगी कम, और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम लिखो तो कैसे लिखोगे, बढ़ता हुआ क्रम लिखना है तो सबसे पहले छोटे को लिखोगे, और घटता हुआ क्रम लिखना है तो सबसे पहले किसको लिखना है, आपको बड़े को लिखना है, तभी वो क्या होगा, आपका घटता हुआ क्रम होगा, ठीक है। अब देखो हम ये तो देख लिया भाई कि एक अक्षर की ऊर्जा वो सबसे कम होती है, और उसके बाद हम जो ऊर्जा है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है धीरे धीरे, ठीक है। अब हम अगला जो 5वां विकल्प है वो लिखते हैं, देखो पांचवा विकल्प है कि प्रत्येक कक्षा का कोणीय संवेग को प्रदर्शित करते हैं mvr से। कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π होता है। परमाणु के अंदर जो प्रत्येक कक्षा रहेगी, अब जरूरी नहीं है ऐसे प्रत्येक, चलो काट देते हैं, प्रत्येक के कक्षा है, कक्षा का जो कोणीय संवेग है वो कितना रहेगा आपका, mvr बराबर nh/2π रहेगा। मतलब यहाँ पे ये जो कक्षा आपकी n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, ठीक है, इनकी बात करें तो इनमें तो प्रत्येक का रहेगा। तो यहाँ पर जो कक्षाओं का जो कोणीय संवेग है वो कितना होता है, mvr बराबर nh/2π होता है। कोणीय संवेग, जब भी वस्तु किसी सर्कल के अंदर घूमती है तो वहां पर कोणीय संवेग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कोणीय संवेग ये ध्यान रखना, mvr बराबर होता है nh/2π। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, m क्या होता है, अब चूंकि यहाँ पर घूम कौन रहा है, कौन घूम रहा है, प्रोटॉन घूम रहा है क्या, नहीं घूम रहा है, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर रहता है, घूम कौन रहा है, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो द्रव्यमान भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर जो m है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। उसके बाद में v क्या है, कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या है, r क्या हो सकती है, आप सोचो r क्या होगी, त्रिज्या होगी, किसकी त्रिज्या होगी, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। भाई इलेक्ट्रॉन कोई गोला थोड़ी है जो उसकी त्रिज्या होगी, इलेक्ट्रॉन जिस पथ में घूम रहा है, अगर मान लो इसमें घूम रहा है इस कक्षा में, तो इस कक्षा का जो कोणीय संवेग है वो कितना आपका mvr बराबर nh/2π। तो यहाँ पर जो m है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, v इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया, तो r क्या है, इस कक्षा की ये जो त्रिज्या है वो क्या हो गया, r। तो यहाँ पर आप लिखोगे r बराबर क्या होगा, कोस या कक्षा की त्रिज्या, कोस या कक्षा की त्रिज्या होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आगे, ये n है, ठीक है, क्या है,
एन है यहाँ पर, ध्यान रखना है। तो एन बराबर क्या हो गया आपका, वो पूर्णांक संख्या की 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे तो बोलेंगे तो इसको क्वांटम संख्या बोलते हैं, लेकिन वो आपको अभी समझ नहीं आएगा। तो एन बराबर ध्यान रखना वहां पर कि भाई 1 2 3 या जो भी है वो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में एच आता है, तो एच है वो आपका क्या होता है, एच होता है आपका प्लांक नियतांक। क्या होता है, प्लांक नियतांक। भाई ये जो फॉर्मूला दिया गया mvr बराबर nh/2 पाई, तो यहाँ पर किसी ने ये फॉर्मूला दिया ना, तो ये प्लांक ने दिया था, तो इसलिए यहाँ पर जो h है वो क्या होता है आपका प्लांक नियतांक होता है। इसका मान भी होता है, वो आपको यहाँ पर अभी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इससे कोई क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। ये हो गया h है वो क्या हो गया प्लांक नियतांक। और उसके बाद में 2 पाई, तो 2 आपको पता है पाई क्या होता है 3.14 या 22/7 होता है। तो प्रत्येक जो कक्षा होगी, ठीक है, इन्हीं की बात कर रहा हूं, तो प्रत्येक कक्षा का जो कोणीय संवेग होगा वो कितना होगा, mvr बराबर nh/2 पाई होता है। अब इस बात से सिद्ध क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, इसको मिटा देता हूं, ये तो पता चल गया होगा आपको कि बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं या कोषों या ऊर्जा स्तरों कक्षाओं में गति करेगा जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग nh/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग nh/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब कोणीय संवेग अगर आप निकालोगे, जैसे कैसे, देखो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मान लो ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। अब मान लो यहाँ पर हमें पता है कि नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब परमाणु के अंदर 3 ही मूलभूत कण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया और कौन हो गया, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो किसमें बाहर चले गए, हमारे नाभिक में चले गए, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता रहता है आपका कक्षाओं में क्या करता रहता है, गति करता रहता है। तो यहाँ पर भी एक बात आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिनका जो कोणीय संवेग है, मतलब कोणीय संवेग मतलब mvr का मान है वो क्या हो, nh/2 पाई का क्या हो, पूर्ण गुणज हो, ठीक है। मतलब दोनों के पूर्ण गुणज होने चाहिए, यहाँ पर ये दोनों बराबर होने चाहिए, या दोनों का मान है वो पूर्ण मतलब गुणज के रूप में रहना चाहिए। जैसे मान लो इस कक्षा का कोणीय संवेग, इस कक्षा का कोणीय संवेग अगर mvr बराबर है nh/2 पाई, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब पूर्ण गुणज हो गए। तो अगर इस कक्षा का है ये कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई, ये कोणीय संवेग होता है, और इस कोणीय संवेग का मान अगर है nh/2 पाई, तो इसका मतलब इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, गति कर सकता है, और इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है। अब मान लो अगर इस कक्षा का कोणीय संवेग है वो mvr बराबर नहीं है nh/2 पाई के, मतलब इस कक्षा का जो कोणीय संवेग है वो nh/2 पाई का पूर्ण गुणज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी और या फिर कदापि भी इस कक्षा के अंदर है वो गति नहीं करेगा, क्योंकि इस कक्षा का जो कोणीय संवेग है वो nh/2 पाई का क्या नहीं है, पूर्ण गुणज नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी इस कक्षा में, जो दूसरी कक्षा है यहाँ पर, इसमें गति नहीं करेगा। ये एग्जांपल के लिए बताइए आपको, ठीक है, कि मतलब जिन कक्षाओं को कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई नहीं होगा उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वो गति नहीं करेगा। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, इससे छोटे क्वेश्चन है वो आपके बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका 5वां अभिकृत। अब देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन कहां पर स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। उसके बाद में भी इलेक्ट्रॉन है एक किसी निश्चित पथ में गति करते हैं, और उन पथों को क्या दिया गया, कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर नाम दिया गया। फिर उन कक्षा कोश या ऊर्जा स्तरों को हमने क्या देख लिया, नाम देख लिए, k l m n या n बराबर 1 2 3 यहाँ पर देख लिए। फिर अगर ऊर्जा स्तर देख लिए या कोश देख लिया, कक्षा देख ली, तो उनकी ऊर्जा भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो ऊर्जा सबसे कम किसकी होती है, k कक्षा की होती है, सबसे अधिक किसकी होती है, जो आगे मतलब चलते जाएंगे तो सबसे ऊर्जा वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब नाभिक से जितने दूर जाएंगे ऊर्जा उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये देख लिया था हमने। उसके बाद में हमने 5 पॉइंट क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग है वो क्या होता है, mvr बराबर nh/2 पाई होता है। अब देखो छठा जो पॉइंट है
कि अभी तक जो रदरफोर्ड की जो कमी थी, रदरफोर्ड की कमी क्या थी कि रदरफोर्ड ने ये नहीं बता सके थे कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी होता है तो कैसे होता है। तो यहाँ पर जो नील्स बोर है उन्होंने ये कमी जो थी रदरफोर्ड की उसको पूरी कर दी, और यहाँ पर क्या अभिक्रिया दिया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित पथ की कक्षाओं में गति करते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा या निश्चित बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, ऊर्जा मतलब स्थायी रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एक ही ऊर्जा के अंदर क्या करते हैं, निश्चित गति करते हैं, निश्चित पथ में ही क्या करते हैं, गति करते हैं। इधर उधर है वो नहीं जाते हैं, वहां पर उनका एक निश्चित पथ होता है, या फिर उस निश्चित पथ है तो उस ऊर्जा की जो सीधी सी बात है, अगर पथ निश्चित होगा तो उस जो कक्षा उसकी ऊर्जा भी क्या रहेगी, निश्चित रहेगी ना। जैसे के मान लो आपकी के कक्षा है तो के कक्षा है तो के क्या हो गया, कक्षा है मतलब ये पथ ही तो है। तो के में पथ में अगर गति कर रहा है मतलब निश्चित पथ में गति कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के में ही गति कर रहा है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, एल में नहीं जा रहा है, नहीं एम में जा रहा है, तब तक उसकी क्या रहेगी, अगर निश्चित पथ में गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होगी वहां पर। तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर होगी कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो स्थायी कैसे होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है किसी एक निश्चित पथ में, ये एक निश्चित पथ हो गया, इलेक्ट्रॉन केवल इसी में गति करेगा। ऐसे नहीं कि जब मर्जी चाहिए इसमें चला गया फिर इसमें चला गया ऐसे चला गया, ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित पथ में गति करेगा, और निश्चित पथ में गति करेगा तो उस पथ की जो ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, निश्चित होगी। भाई इस पथ में गति कर रहा है के में, तो इस के की ऊर्जा क्या रहेगी, निश्चित रहेगी ना, बार बार चेंज थोड़ी होगी, निश्चित रहती है। इसका मतलब यहाँ पर ये भी बात होगी सीधी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी क्यों होता है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड सॉरी नील्स बोर का है वो छठा अभिग्रह। अब हम अगला अभिग्रह लिखते हैं 7वां। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में गति करता है तब वो क्या रहता है, स्थायी रहता है। अब मान लो अगर निश्चित पथ की ऊर्जा मतलब गति नहीं करता, मान लो कभी कभी उसको मान लो जैसे परमाणु उसको हमने हीट दे दी या कुछ अन्य कोई भी कारण लगा दिया हमने दाब, तब इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, अपनी जो ऊर्जा है, ठीक है, अपनी जो कक्षा को छोड़ देता है और किसी अन्य कक्षा में चले जाता है। लेकिन यहाँ पर ये अन्य कक्षा में बहुत ही कम समय के लिए रहता है, मतलब 10⁻⁸ सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड। देख लो आप कितना कम समय, 10⁻⁸ सेकेंड तक ये किसी अन्य कक्षा में रह पाता है। उसके बाद वापस अपनी जो प्रारंभिक कक्षा उसमें आ जाता है। अब ये 10⁻⁸ सेकेंड ही किसी दूसरी कक्षा में गया तो उसमें तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी है। तो हमारी जो पूरी फिजिक्स है, पूरी भौतिक विज्ञान है वो इन्हीं पर आधारित है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बस 10⁻⁸ सेकेंड है वो क्या हुआ, किसी अन्य कक्षा में गया है, और पूरी भौतिक ये हो क्या होगी, चेंज होगी यहाँ पर, ठीक है। ये तो पहले चेंज हो चुकी थी यहाँ पर, ठीक है। शुरुआत से यही चल रही है कि इलेक्ट्रॉन जा सकता है अन्य जो कक्षा है उसमें जा सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अगर मान लो किसी अन्य कक्षा में जाएगा तो वो ऊर्जा ग्रहण करेगा, त्यागेगा, क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से, ऊर्जा स्तर मतलब कोष, इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का, अब यहां पर दो बात आती है, एक तो होता है अवशोषण और एक होगा उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निम्न ऊर्जा, ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर से, कैसे देखो ये आपका नाभिक, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मान लो इसके अंदर है। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, अब बताओ इनमें निम्न ऊर्जा स्तर कौन है और जो उच्च ऊर्जा स्तर है वो कौन है, मतलब किसकी ऊर्जा निम्न है और किसकी ऊर्जा अधिक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन इस वाली बात, इस वाली ये जो वाली जो कक्षा है उसकी ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इसका मतलब ये जो होगी वो क्या होगा, आपका निम्न ऊर्जा स्तर होगा, ठीक है। और जो ये वाले ऊपर वाले वो क्या रहेगा, आपका उच्च ऊर्जा स्तर रहेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करता तब हमारे को बोला जाता कि यहाँ पर बताओ कौन सा आपका निम्न ऊर्जा स्तर होगा और कौन सा आपका उच्च ऊर्जा स्तर होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जिसमें गति कर रहा है उसके अनुसार देखें
तो यहाँ पर ये निम्न ऊर्जा स्तर होगा और ये ऊपर वाला क्या रहेगा आपका उच्च ऊर्जा स्तर रहेगा। तो अब हम इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका k कक्षा में गति कर रहा है, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर हो गया और ये क्या हो गया उच्च ऊर्जा स्तर हो गया। इसके बारे में हम देख चुके हैं कि क्यों निम्न है और क्यों उच्च है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से मतलब इस निम्न वाले से इस उच्च वाले में जाएगा, तो निम्न से उच्च में जाने के लिए अब सीधी सी बात है, निम्न से उच्च में जाना है। मान लो आपको किसी छत पे चढ़ना है, तो छत पे चढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप क्या कर पाओगे, छत पे चढ़ पाओगे ना भाई, सीढ़ियों से तभी तो चढ़ पाओगे ना, बिना मेहनत आप वो कैसे चढ़ पाओगे वहां पर। तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना ऊर्जा आप क्या नहीं कर सकते हो, मेहनत नहीं कर सकते हो। तो उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ के इस उच्च ऊर्जा स्तर में जाना है, तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब भी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न से उच्च में जाना है, निम्न से उच्च में जाना है, तो निम्न से उच्च में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ऊर्जा उसका क्या करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा। तो अवशोषण, तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तो जब भी कुछ ऊर्जा का अवशोषण वगैरह होता है, ठीक है, तब वहां पर ऊर्जा का अवशोषण होगा, उत्सर्जन होगा, तो वहां पर बनेगा स्पेक्ट्रम। क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये जैसे आपका प्रकाश आता है, ठीक है, तो प्रकाश किसी भी एक माध्यम से गुजरता है, जैसे प्रिज्म में से गुजरता है, ठीक है, तो प्रिज्म में से जैसे गुजरेगा तो वो कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा, 7 रंगों में। तो इन 7 रंगों को क्या कह दिया गया, स्पेक्ट्रम कह दिया गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से ऊर्जा भी जब किसी एक माध्यम में से गुजरती है, जैसे यहाँ पर एक माध्यम होगा, इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जा रहा है तो माध्यम हो गया ना, तो ऊर्जा भी जब क्या करती है, आगे गति करती है, तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, उत्पन्न होता है। और इस स्पेक्ट्रम को यहाँ पर क्या बोला गया, रेखिक स्पेक्ट्रम। क्या बोला गया, रेखिक स्पेक्ट्रम। तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मतलब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करेगा, कुछ भी करेगा, तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा, वहां पर स्पेक्ट्रम उत्पन्न होगा। मतलब यहाँ पर आपको रेड मिलेगा, अलग अलग कलर होता है ना, जैसे ऊर्जा, जैसे आग जलाते तो उसका भी तो अलग अलग कलर होता है, किसी की नीली ज्वाला होती है, किसी की पीली ज्वाला होती है, तो वो एक स्पेक्ट्रम होता है। और कुछ हमारे को दिखाई भी नहीं देते हैं, जो मतलब अवरक्त क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो उनको हम देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि प्रमाण तो बहुत छोटा है, तो इनको देख नहीं सकते, यहाँ पर हमारे उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन, ये बात है, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करेगा, क्या उत्पन्न होगी वहां पर, जो आपका रेखिक स्पेक्ट्रम उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर भी है वो क्या होगा आपका, इस प्रकार से आप लिखो, तो यहाँ पर भी रेखिक स्पेक्ट्रम है वो प्राप्त होता है हमारे को। तो ये बात है जो रदरफोर्ड नहीं बता सकता, उसने यहाँ पर बता दी। इसका ये दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो वे ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्या होगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी क्या करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा हो गया, मान लो इस बार आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर चला गया, इस बार आपका इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन को जाना कहां पर है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में। तो ये कौन सा होगा आपका, उच्च ही होगा, ठीक है, और ये कौन सा होगा, निम्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में जाएगा। अब उच्च से निम्न में जाने के लिए अब उसको कोई ऊर्जा की आवश्यकता थोड़ी होगी, किसी ऊर्जा की थोड़ी आवश्यकता है, ऊर्जा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जो भी उसके पास में ऊर्जा होगी वो क्या कर देगा, त्याग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च से निम्न मेहनत, कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, सीधे छत से कूद जाओ यहाँ पर, ठीक है, छत से तो नहीं कूदना है, सीढ़ियों से उतरेंगे तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पर मतलब नीचे आ सकते हैं, मतलब ऊर्जा में कोई हानि नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्यों हानि होगी, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा यहाँ पर। ठीक है, अब उत्सर्जन क्यों किया है, क्योंकि बेचारे ने जो अवशोषण किया है, अब वो क्या रहता है, इसी जो यहाँ से इस कक्षा में गया था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कक्षा में गया था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता था, ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ा था। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन भाई ज्यादा देर तो यहाँ पर रह नहीं सकता, कुछ दिनों का मेहमान है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितने सेकंड के लिए रहना पड़ेगा, 10 की पावर -8 सेकंड के लिए इसको क्या रहना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर रहना पड़ेगा, और ये वापस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
तो नीचे आने के लिए जो ऊर्जा उसने ग्रहण की है वापस से क्या करनी पड़ेगी, इसको त्याग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखो इसके ये तो हो गया आपके सारे इसके अभिग्रत। अब हम इसकी कुछ कमियां पढ़ लेते हैं कि नील्स बोर की कमियां क्या थी। कमियां क्या थी, पहली कमी थी कि ये जो नील्स बोर का जो परमाणु सिद्धांत है या नाभिक के जो भी मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए लागू होता है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात की थी तो हाइड्रोजन है केवल उन्हीं पर, हाइड्रोजन जैसे या जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया या फिर हो गया आपका लिथियम प्लस, लिथियम कितना परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है ना। तो इसका मतलब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो इसमें भी कितने रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। या फिर बेरिलियम प्लस 3, तो कुछ इस प्रकार से जिनमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे हाइड्रोजन में भी यहाँ पर भी कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 होते हैं। तो इसके मतलब इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक 4, 1 इलेक्ट्रॉन निकल 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो जो नील्स बोर है उसका जो ये सिद्धांत है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए क्या होता है, आपका लागू होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी जो इसकी कमी है वो कमी क्या है कि यहाँ पर दूसरी जो कमी है वो क्या है कि जो यहाँ पर रैखिक स्पेक्ट्रम बताया गया है, रैखिक स्पेक्ट्रम, इन्होंने तो क्या बता दिया नील्स बोर ने कि जो रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा इसमें आपका कुछ इस प्रकार से मतलब अलग अलग क्षेत्र होता है। आपको देखो मतलब अवरक्त क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र और कुछ पैरा बैंगनी वगैरह ऐसे क्षेत्र होते हैं। तो वो क्षेत्र आपको एक क्रम में मिलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर दृश्य क्षेत्र होगा जिसको हम देख सकते हैं, जिनको कलर को देख सकते हैं। उसके बाद में जस्ट बाद में यहाँ पर क्या आएगा, आपका अवरक्त क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में मतलब ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं कि जस्ट बाद में आ जाएगा, मतलब ऐसे समझो कि लाल के बाद में सीधा जो लाल है उसके बाद में सीधा पीला आ जाएगा, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। ये बात किसने बताई थी, नील्स बोर ने बताई थी कि लाल के बाद में सीधा पीला आएगा। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, लाल के यहाँ पर कोई लाल पीला नहीं आएगा। यहाँ पर ये क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, कि अदर्शी क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, पैराबैंगनी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र होते हैं, बोला गया कि जो दर्शी क्षेत्र है उसके बाद में जस्ट बाद में पैराबैंगनी क्षेत्र आ जाएगा, और पैराबैंगनी या दर्शी क्षेत्र के इस साइड में जस्ट बाद में क्या आ जाएगा, अवरक्त क्षेत्र आ जाएगा। उनमें बीच में कोई गैप है नहीं रहेगा। लेकिन जब अध्ययन किया गया तब देखा गया कि दर्शी क्षेत्र और जो पैराबैंगनी क्षेत्र है उनके मध्य कुछ ब्लैक चीज आ जाती थी, मतलब कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, तो इसका मतलब जो नील्स बोर है पूरी तरीके से वो रैखिक स्पेक्ट्रम में उसकी व्याख्या नहीं कर सके। समझ में आ गया ना कि व्याख्या नहीं कर सके, कहने का मतलब दर्शी क्षेत्र, पैराबैंगनी क्षेत्र है, इन्होंने तो बोला था दोनों जस्ट, दर्शी क्षेत्र के जस्ट बाद में क्या आएगा, पैराबैंगनी क्षेत्र आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दर्शी क्षेत्र के जस्ट बाद में कुछ ब्लैक चीज आता है, मतलब वहां पर कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात है वो मतलब यहाँ पर सीधे नहीं कर पाए थे। तीसरी जो थी कि यहाँ पर परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं। परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि वो अपना अष्टक है वो क्या कर सके, पूर्ण कर सके। तो रासायनिक बंध बनाकर क्या करते हैं, वो बंध बनाकर अणु बनने की जो प्रक्रिया है उनके बारे में ये नहीं बता सके थे, के बारे में नहीं बता सके। ठीक है, तो नील्स बोर है वो परमाणु जब क्या करता है, रासायनिक बंध बनाता है, और रासायनिक बंध बनाकर जो अणु बनाता है उसके बारे में नहीं बता सके। ठीक है, तो आज है वो हम इतना ही करेंगे। आगे की जो आपका क्लास आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे, हमारा जो पूरा बिल्कुल एकदम नया टॉपिक रहेगा तत्वों का वर्गीकरण, मतलब हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो थे इनके अंदर हमने पढ़ लिया कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर धनावेश कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन की कैसे गति करता है, कौन सी कक्षा में गति करता है, या फिर उस कक्षा का नाम क्या होगा, परमाणु कैसा है, परमाणु की त्रिज्या कितनी है, नाभिक की त्रिज्या कितनी है, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, अब नील्स बोर का भी है वो क्या नहीं आता, कुछ कमियां रह गई थी। इसके बाद में भी है क्या दिए गए, परमाणु मॉडल है वो दिए गए। तो मतलब ये जो आपकी मतलब कक्षा है उसके अंदर नहीं है, आगे जब पढ़ोगे तभी आएंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा तत्वों का वर्गीकरण, जिसका अध्ययन हमें जो अगली जो वीडियो आपका आएगा उसके अंदर हम कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन बनते हैं वो आपको नोट्स के अंदर करते जाने हैं।